तो आमतौर पे स्टूडेंट सवाल इसलिए भी नहीं करता, उसको डाउट होता है कि मैं सवाल करूंगा वो कहीं कोई बच्चों वाला सवाल तो नहीं लगेगा, ये बाकी क्लास में लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। लेक्चर देते हैं तो स्टूडेंट से सवाल करने का कहते हैं, तो आमतौर पे स्टूडेंट सवाल इसलिए भी नहीं करता, उसको डाउट होता है कि मैं सवाल करूंगा वो कहीं कोई बच्चों वाला सवाल तो नहीं लगेगा, ये बाकी क्लास में लोग मुझ पे हंसेंगे तो नहीं। यानी इस बात से भी घबराना, आप सवाल करते रहे, आप सवाल उठाते रहे, कोई सवाल बच्चों वाला सवाल नहीं होता। सवाल आप इसलिए, अगर आप सवाल नहीं करते तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और एक टीचर डाइस पे है, उसको एक और मर्तबा इसलिए दिया गया है और स्टूडेंट वहां पे बैठे इसलिए है, वो सवाल करें। अगर टीचर मना करता है कि सवाल नहीं करना तुमने, तो ये गलत है, ये टीचर भी सही नहीं करता। अगर वो डांट देता है कि ये कैसा बच्चों वाला सवाल किया, तो वो भी गलत करता है। अगर वो कहे तुम्हें ये भी नहीं पता, तो वो नहीं पता ना, वो इसलिए वहां बैठा हो, उसको भी इनकरेज करना है, तो वो सवाल करे। यानी हमारा लेक्चर थिएटर ऐसा हो कि उसमें ऐसा एनवायरनमेंट हो कि स्टूडेंट बड़ा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन करे, अपने डाउट्स क्लियर करे। आप क्लियर करते जाएंगे तो तब जाके आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज कर पाएंगे और तब जाके आप कुछ बेहतरी कर पाएंगे। वरना यकीन करें कि हम सब लोग अपना काम कंप्लीट करेंगे, कोर्स वर्क में भी आप अच्छी जीपी लेंगे, इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम भी आप देंगे और फिर आपका थीसिस भी 2 साल के बाद हो जाएगा, फॉरेन रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, डिफेंस भी हो जाएगा, डिग्री भी मिल जाएगी, लेकिन वो पीएचडी की डिग्री आपके साथ मैच नहीं करेगी, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच नहीं करेगी। आपकी पीएचडी की डिग्री जो है वो आपकी पर्सनालिटी में, आपको बताने की जरूरत न पड़े कि मैंने पीएचडी की है, वो खुद आपका ये सारी जो ट्रेनिंग जिससे आप गुजरेंगे वो खुद बताए कि आप पीएचडी, और फिर उस पीएचडी थीसिस में भी कुछ ऐसा होगा जिसको आप भी बड़े फख्र से लोग पूछेंगे आपसे, आपने पीएचडी की, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। आप उससे भी सवाल करें कि मैंने पीएचडी की तो मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया। आप अपने तमाम टीचर से ये सवाल करें कि आपने जो पीएचडी की उसने एग्जिस्टिंग नॉलेज में क्या बेहतरी की, क्या कंट्रीब्यूट किया। सिर्फ 200-250 पेज तो नहीं पढ़े, सिर्फ पेज वेस्ट नहीं करने हैं, उस पेज में कुछ ऐसा वैल्यूएबल हो जो कि पता चले, जिसका कोई इम्पैक्ट हो। आपका रिसर्च पेपर हो ऐसा हो जिसका कोई इम्पैक्ट हो, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं, इम्पैक्ट फैक्टर तो एक नंबर होता है उसी तरह हमारे जीपी की तरह, लेकिन इम्पैक्ट कुछ और होता है जो कुछ बेहतरी करे। यानी आपका काम कुछ ऐसा हो, आप जब रेडियोथेरेपी की ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी चीज सजेस्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली जो मशीनें बनाने वाले हैं वो आपके पास आपको कांटेक्ट करें कि अब हम नई मशीन बनाएंगे, उसमें ये चीज भी ऐड कर देंगे, हमने आपका ये पेपर पढ़ा, हमने आपके थीसिस से ये बात, क्योंकि ये पब्लिक रिसर्च पेपर आपके ओपन होते हैं, होने चाहिए, अगर कहीं बाज़ औक़ात इसलिए ओपन नहीं होते कि वो पैसे मांगते हैं, बट पैसे पे करके आप उनको खरीद सकते हैं, वो छुपा के नहीं रखनी। आपने अपना रिसर्च पेपर नहीं छुपाना, आपने अपना थीसिस नहीं छुपाना, आपने इसको दराज में लॉक नहीं करना, आपने इसको रैक पे रखना है, आपने इसको प्राउडली प्रेजेंट करना है किसी भी जगह, अगर कोई पूछे तो उसको डिफेंड करना है। इसलिए पीएचडी के एंड पे पीएचडी डिफेंस होता है कि आपने क्या किया, आप डिफेंस कर उसका डिफेंड कर सकते हो, आप उसके तमाम क्वेश्चंस को, पब्लिक डिफेंस होता है, यानी एक ऑडिटोरियम में वहां पे 100 लोग हैं, वो 100 लोग मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन करते हैं और कर सकते हैं, क्या आप उन सबको एड्रेस कर सकते हो, और अगर आपने सही माने का काम किया तो यू कैन, वो आपसे हर चीज पूछेंगे कि एक काम का ख्याल कैसे आया, इस काम को करने की जरूरत क्या थी, इस काम का इम्पैक्ट क्या है, इस काम से हमें क्या फायदा होगा। आपके ऊपर रिसोर्सेज लगते हैं, आपके ऊपर यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज खर्च होते हैं, आप उन रिसोर्सेज के बदले में आपने क्या दिया। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली, एंड वी डिस्कस्ड द रिक्वायरमेंट्स इन द डिटेल, एंड आई विश एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग थोड़ा सा, आपकी जो पर्सपेक्टिव है एटलीस्ट दैट शुड हैव बीन क्लियर, कि आपको आप नए अंदाज से, यानी मैं अभी आप आज भी आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो मैं आज सोच रहा था कि 14 चैप्टर इलेक्ट्रॉन बीम रेडियोग्राफी, आप उसको पहले 2 पेज ही पढ़ने चाहिए, 3 पेज पढ़ने, लेकिन उन 3 पेज को पढ़ने के बाद आपने बताना है कि आपके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे थोड़ी सी ये जगह पे कुछ ना कुछ वीकनेस है, यानी उसकी 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 जरूरत क्या थी, इलेक्ट्रॉन बीम की कब डिस्कवर हुआ, कब इन्वेंट हुई मशीन्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की फैसिलिटी थी, और अब हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। हम एक पेशेंट को जब कैंसर हॉस्पिटल में आता है, हमारे पास ऑप्शन है, उसको गैमा रे से ट्रीट करें, उसको एक्सरे से ट्रीट करें, उसको इलेक्ट्रॉन बीम से ट्रीट करें। इलेक्ट्रॉन से क्यों ट्रीट करते हैं, व्हाट डिफरेंस इट मेक, ठीक है ना, उस डिफरेंस में हमें क्या वो सब कुछ मिलता है जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर नहीं मिलता तो कहाँ नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता, क्या इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है ये काफी है या इसमें कुछ और भी होना चाहिए, क्या जो बाकी एक्सेसरीज हम यूज करते हैं उनमें कोई कमी है,
So that perspective will, you should be writing the summary of that. यानी 3 पेज पढ़े, एक पैराग्राफ लिख के बताएं कि इसमें क्या था और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, हमारे लिए क्या क्या सोचने की बात है. दिस विल बी द, जिसको हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट प्लानिंग एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हम पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जैसा कि इससे पहले का जो कोर्स था या कोर्स आउटलाइन थी, जैसा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, तो वो जो डिफरेंट रेडिएशंस ने मैटर के साथ इंटरेक्ट करना है, बेसिकली मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड भी करना चाह रही हूँ और आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि वो उसकी भी बहुत ज़रूरत है कि पहले हम वो पढ़ें या उसको क्लियर करें. जिस तरह से इलेक्ट्रॉन बीम है, एक्सरे है, न्यूट्रॉन है, बीटा गैमा, ये इंटरेक्ट करती हैं, तो इनको भी पहले हम बहुत अच्छे से देखें, फिर हम ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ जाएं. ये ज़रूरी है. यस यस, ये जो आपने बात की, दिस इज चैप्टर नंबर 5, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. बेसिकली जब पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, तो जब हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो दैट्स इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. और मैटर जो है, ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, मसल, बोन, फैट. हम इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद पढ़ते हैं मैटर, तो ये उसकी बेसिक्स है. यानी हमें अगर इन चीजों का देखें, व्हाई डू वी नीड ए मेडिकल फिजिसिस्ट इन ए कैंसर हॉस्पिटल? क्योंकि पेशेंट तो डॉक्टर या फिजिशियन के पास गया था, अब यहाँ से वो डॉक्टर का डोमेन खत्म हो जाता है, वो फिजिसिस्ट के हवाले कर देता है. फिजिसिस्ट को चूंकि पता होता है कि एक्सरे ने, इलेक्ट्रॉन बीम ने, गामा बीम ने और अंदाज से इंटरेक्ट करना है, उसको इस इंटरेक्शन का फिनोमेना पूरा पता होता है, जिसकी बेस पे वो उस प्लानिंग में, प्लानिंग का एक पैरामीटर है कि कौन से टाइप की बीम आपने चूज करनी है. आपके पास 3-4 अवेलेबल, यानी अगर कोबाल्ट 60 की मशीन है तो गैमा अवेलेबल है, लीनियर एक्सेलरेटर है तो एक्सरे और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. तो पहले आपने बीम टाइप सेलेक्ट की. जब आपने इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट की, तो इलेक्ट्रॉन की 6 एनर्जी उसके अंदर अवेलेबल है. कौन सी एनर्जी देनी है, ये सारी इस बेस पे वो सिलेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कितनी एनर्जी का कितना इफेक्ट होता है, कितनी उसकी पेनिट्रेशन, कितना उसका अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट, ठीक है, कौन से फिनोमेना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटान इफेक्ट कब कब होते हैं. इस नॉलेज को यूज करते हुए वो उनमें से एक, पहले बीम टाइप, फिर बीम की एनर्जी, 6 में से आपने एक सिलेक्ट करना है. तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको बड़ा, ट्रीटमेंट प्लानर के लिए आप अच्छे ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते अगर आपको इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन के बेसिक्स नहीं पता. मेरा क्वेश्चन है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर एक कोर्स है, जी जी, जो कि हमने पहले उसको क्लियर करना है और फिर हमने ट्रीटमेंट प्लानिंग की तरफ जाना है. एग्जैक्टली. हाँ, असल में ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिर है, लाइक दिस इज अ बुक, हम किसी भी कोर्स में, बीएस में, एमफिल में, पीएचडी में एक पूरी बुक नहीं पढ़ा सकते. इसका एक एक चैप्टर समटाइम एक एक सब्जेक्ट हो सकता है. अब इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन का एक चैप्टर है, 16 चैप्टर. इसमें क्वालिटी एश्योरेंस का चैप्टर नंबर 17 है. क्वालिटी एश्योरेंस एक पूरा सब्जेक्ट हो सकता है. रेडिएशन प्रोटेक्शन एक पूरा पेपर हमारे पास हो सकता है. लेकिन हम एक फिर क्या करते हैं कि एक बेसिक आइडिया दे देना, फिर उसके बाद जो आपका रिसर्च टॉपिक जिस फील्ड में हो, अगर आप रेडिएशन प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उस चैप्टर को एज ए सब्जेक्ट पढ़ें. आप ट्रीटमेंट प्लानिंग पे ऊपर आपका अगर पीएचडी का थीसिस है, फिर आप इन उसके रिलेटेड चीजों को ज्यादा डिटेल से पढ़ें. आप उससे रिलेटेड अपडेटेड और रेलेवेंट लिटरेचर ज्यादा पढ़ें. यानी इसको एक बर्ड्स आई व्यू तो आपको मिल जाएगा, ओवरव्यू तो मिल जाएगा, लेकिन डिटेल ज्यादा जानना है तो फिर आप अपने थीसिस के हिसाब से, अपने टॉपिक के हिसाब से उसमें और ज्यादा जा सकते हैं. सर एमफिल में हमने ये पढ़ा था इंटरेक्शन. अब ये एक ऐसा चैप्टर है, ये तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेडिकल फिजिक्स के को छोड़ दें, हर फिजिक्स के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए. इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. आपके एनवायरनमेंट में रेडिएशन है, आपके हॉस्पिटल में रेडिएशन है, आपके डिफरेंट जगहों पे आपका रेडिएशन से वास्ता पड़ता है. अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो किस तरह की इंटरेक्शन, किस तरह के मैटर के साथ. और हम यहाँ जब मेडिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव होता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद ह्यूमन बॉडी. उसके लिए हमने मेनली वाटर उसका एक रिप्लेसमेंट पे रखा हुआ है, लेकिन तमाम टाइप के मैटर्स के ऊपर, इसमें आप इसकी अपेंडिक्स में जाएं तो डिफरेंट अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं कि रेडिएशन जब मसल के साथ इंटरेक्ट करता है, फैट के साथ, बोन के साथ, लेड के साथ, एल्यूमिनियम के साथ,
हर चीज के साथ इसकी डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन है और वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बेसिकली हमारा पर्सपेक्टिव फिजिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एल्यूमिनियम, लेड। अब ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें एक एक एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को हम और नजर से देखते हैं, केमिस्ट्री वाले और नजर से देखते हैं, बायोलॉजी वाले किसी और नजर से देखते हैं। तो हम अपने फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को देखते हैं और इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन को भी इसी पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं और इवेल्युएट करते हैं।